Assalamualaikum, dear students. Today's topic is powers and jurisdiction of Supreme Court of India. Remember this thing? Powers and jurisdiction of Supreme Court of India. As I discussed its composition earlier, so far as the powers of Supreme Court is concerned, it may be divided into categories. सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। इसके पावर्स बहुत ही ज्यादा है। इट हैज बीन वेस्टेड विद वाइडर जुरिसडिक्शन देन अदर सुपीरियर कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब याद रखिएगा, हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके बहुत ज्यादा इख्तियारात है और इसकी जुरिसडिक्शन बहुत ही ज्यादा है। तो ये डिवाइड की गई है डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इसकी क्या है, एफिलिएट जुरिसडिक्शन क्या है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन क्या है, इंटरप्रिटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज पावर टू रिव्यू इट्स डिसीजंस। दीज आर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले जहां तक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात है, हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, ये किस किस नवियत के केसेस सॉल्व करता है और इसकी हद कहां तक है, इसके इख्तियारात कहां तक है। पहला जो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनाया गया। सबसे पहले बच्चों आप याद रखिएगा, मैंने आपको बार बार कहा है जब मैं कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो उस तरह से अपेक्स कोर्ट भी उसको कहा जाता है। इसके इख्तियारात किसके लिए ये खासकर बनाया गया, यानी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जहां तक बात है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब होता है it means cases which start in the Supreme Court and regarding which the Supreme Court has the exclusive jurisdiction। यानी इन मामलात में खाली और खाली सुप्रीम कोर्ट को ही इख्तियारात है और ये पावर्स खाली और खाली सुप्रीम कोर्ट को ही है। आप देखेंगे कौन से पावर्स। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स केसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन सेंटर एंड वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट्स। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, डिवीजन ऑफ पावर्स। क्योंकि हमारे यहाँ पार्टली फेडरल सिस्टम है, इसलिए पावर्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। वहां से अलग से है कि स्टेट के अंडर हम देख रहे हैं कितने लिस्ट्स आते हैं, 62 आइटम्स आते हैं। पहले 62 आते थे, अब 66 है। इसी तरह से 98 डिपार्टमेंट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके अलावा कंकरेंट लिस्ट है, जहां पे दोनों स्टेट सेंटर मिला के लॉ बनाते हैं। ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, इख्तियारात जो है, पावर्स जो है, जो आइटम्स है, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो अब कभी कभार अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड, कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच में, या दो स्टेट्स के बीच में कोई मामला हो जाए, वो सारे मामला तय कर सकता है खाली सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखिएगा बच्चों, सुप्रीम कोर्ट जो है इट डिसाइड्स केसेस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंटर पे है, उसके कुछ डिस्प्यूट्स होंगे स्टेट के साथ, किसी एक स्टेट के साथ या एक से ज्यादा स्टेट्स के साथ, उन केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करता है। और उसी तरह से बिटवीन टू स्टेट्स और मोर स्टेट्स, कभी कभार दो स्टेट्स या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कोई मामला होता है, उसको भी हल कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा ओरिजिनल जो जुरिसडिक्शन इसकी है, दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। याद रखिएगा, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द सुप्रीम कोर्ट द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रही थी, उसमें मैंने आपको कहा कि व्हेनेवर fundamental rights of the citizens of India will be infringed, that time people have a right to move to court where they can defend themselves with the help of writs। वहां पे वो थ्रू writs के जरिए अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और अपने छीने गए फंडामेंटल राइट्स वापस ला सकते हैं और उनको वापस दिला सकता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उसके अलावा हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट्स have also been given similar powers, उनको भी अंडर 226 के तहत ये पावर्स दिए गए हैं। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, ये जो रिट्स है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ सेक्रेटरी, रिट ऑफ क्यू वारंटो, ये सारी
या रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस की सारी रिट्स जो है ये आर्टिकल 32 के तहत, चूंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उसके तहत एक सिटीजन इंडिया का एंजॉय करता है। यानी जब भी हिंदुस्तान के लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वही उनको डिफेंड कर सकता है और फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन है, लोगों को उनके छीने हुए हुकूक वापस दिला सकता है, उनकी लिबर्टीज वापस दिला सकता है। Then there is another thing to decide election disputes of the president and vice president. Original jurisdiction of Supreme Court, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सबसे पहले स्टेट और स्टेट्स के बीच में मामला होंगे, सेंट्रल स्टेट के बीच में मामला होगा, फंडामेंटल राइट्स एनक्रोचमेंट होगी या इलेक्शन डिस्प्यूट्स होंगे। कभी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसके बाद डिस्प्यूट्स होता है उसके बारे में कि अगर इलेक्शन हो गया तो जीता किसने, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में ही हल किए जा सकते हैं। यानी द सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो एम्पावर्ड टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो सेकंड पावर है सुप्रीम कोर्ट के लिए, दैट इज एपिलिएट जुरिसडिक्शन। याद रखिएगा बच्चों, एपिलिएट जुरिसडिक्शन यानी थ्रू अपील। सुप्रीम कोर्ट जो है नो डाउट उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है वो यही है कि स्टेट सेंटर के मामलों को हल करना, स्टेट्स के मामलों को हल करना, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना और जो भी इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उनको सॉल्व करना। उसके अलावा यहाँ पे एपिलिएट जुरिसडिक्शन थ्रू अपील, यहाँ पे कुछ केसेस चाहे वो सिविल केसेस हो, क्रिमिनल केसेस हो या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो, उन मामलात को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हल कर सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे अपील इन सिविल मैटर्स यानी सिविल कोई मामला था, हमें यहाँ पे क्या था कि 30th अमेंडमेंट जो 1972 में हुई थी, 30th अमेंडमेंट, उस वक्त क्या था, उसके बाद उससे पहले क्या था कि जब भी कोई सिविल मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाता तो उसके लिए कम से कम जो वो लिमिट थी उसके लिए ये रखा गया था कि वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट वाज नॉट लेस देन ₹20,000, यानी वो मामला 20,000 से कम का नहीं होना चाहिए था। बट उसके बाद जो 30th अमेंडमेंट हुई, it seeks to do away with the monetary limits for invoking the appellate jurisdiction of the Supreme Court. उसने ये लिमिट हटा दी, उसने कहा नहीं, कोई भी सिविल मामला, कोई भी क्रिमिनल मामला, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि सबसे पहले तो वो मामला हाई कोर्ट में जाए और हाई कोर्ट जो है अगर बंदा उसके डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है फिर हाई कोर्ट जो है खुद ही वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भेज दे कि हम जो है हम चाहते हैं कि आप इस मामले पे नजरसानी करें, चाहे वो मामला सिविल मैटर्स का हो, चाहे सिविल मैटर्स में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, मैरिज आती है, डिवोर्स आते हैं, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आते हैं, क्रिमिनल मैटर्स में थेफ्ट, लूटिंग, तो इसी तरह से जो भी स्मगलिंग, ये सारे केसेस क्रिमिनल में आते हैं, मर्डर, तो या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो भी होंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होंगे, तो इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात है कि वो ये मामले भी हल कर सकता है। देन देयर इज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। देखिए सिविल मामले, क्रिमिनल मामलों को इनके अलावा भी, इनको हल करने के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइस करता है। They are having, Supreme Court of India is having advisory powers under Article 143. उसमें क्या लिखा गया है? It provides that if at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen or is likely to arise which is of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration and opinion. यानी जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको लगेगा कि कोई भी मामला जो है उसको उस वक्त एडवाइस चाहिए, उसको उस मामले को हल करने के लिए, उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है अलॉन्ग विद जजेस वो उनकी एडवाइस हासिल कर सकता है। However, the president is not, he is not bound by the advice of Supreme Court or by the advice of chief justice or judges of Supreme Court. तो उसमें वो उसकी कंसेंट खुद की होनी चाहिए, लेकिन वो मशवरा उनसे मांग सकता है और इनको ये फर्ज बनता है कि वो प्रेसिडेंट को, बिकॉज दे आर लीगल एक्सपर्ट्स, तो इस तरह से वो उसको एडवाइस कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर पॉइंट दैट इज इंटरप्रिटेशन
कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा इंटरप्रिटेशन, दिस इज द फोर्थ पॉइंट, इंटरप्रिटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या लिखा गया है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्लेस्ड दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन on the Supreme Court. The Supreme Court is the final authority to expound the meaning and intent of the Constitution. क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस जो है वो हल हो गए, जैसे गोलकनाथ केस है, यहाँ पे हम केस की बात करेंगे जो 25th अमेंडमेंट के तहत हुआ था, या इसी तरह से बाकी जो केसेस हुए थे, एक 42nd अमेंडमेंट आई थी 1976 में, उसने पार्लियामेंट को क्या किया गया था, अनलिमिटेड पावर्स दिए गए थे। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली कर सकता है और अच्छे से डिफाइन भी कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको, उसकी मीनिंग क्या है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। देन देयर इज फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। याद रखिएगा बच्चों, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जितने भी केसेस होते हैं उन सब का रिकॉर्ड जो है, उन सब की एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होती है। जो भी वो केस हल करते हैं उसके बाद, केस हल करने के बाद उसकी एक कॉपी वो अपने पास रख लेते हैं, उस तरह से, क्योंकि आगे कल को अगर उसी नबीयत का केस आ जाए तो उनके पास ऑलरेडी सोल्यूशन है, तो अकॉर्डिंगली वो डिसीजन दे सकते हैं। इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि दिस इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दिस इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देन लास्ट पॉइंट इज power to review it is decision, power to review it is decision। याद रखिएगा the Supreme Court has the power to review its own decision। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया, फिर उसके बाद उन्हें लगा कि हमने जो फैसला दिया है वो सही नहीं है, जैसे केशवानंदा भारती केस है या गोलकनाथ केस है या बहुत सारे केसेस आए, बाबरी मस्जिद केस है, तो उसके बाद वो उस केस को फिर से रिव्यू कर सकते हैं, अपने दिए हुए फैसले को फिर से वो क्या कर सकते हैं, नए से अमेंड करके नया फैसला सुना सकते हैं। दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू, यानी वो अपने ही डिसीजन को फिर से नई एक बार वहां पे नई जजमेंट दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे पावर्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पावर्स एंड जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हद से ज्यादा